अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे अदम एतमाद की तहरीक के बारे में और इसके इजलास के बारे में और इसके साथ ही बात करेंगे OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार चौधरी खादिम अली मांडा और साथ ही मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुदस्सर हुसैन राजपूत साहब। सबसे पहले अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और इसके साथ ही हम मांडा साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पहला सवाल करते हैं कि बकौल हुकूमत के इन्हिराफ करने वाले ज़मीर फरोश हैं, तो ज़मीर फरोशों का मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनम। देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख है ना, इसमें ज़मीर फरोश, चोर, डाकू, कातल, लटेरे, मनी लॉन्डर, ये भत्ता माफिया, लैंड माफिया, मनशियात माफिया, इनका मुस्तकबिल हुक्मरानी। अगर किसी को शक है तो पूरी तारीख पाकिस्तान की बड़ी बड़ी है। आप आसफ जरदारी से शुरू हो जाएं, फजल और रहमान से शुरू हो जाएं, नवाज शरीफ से शुरू हो जाएं, जो इनके हवारी हैं, इनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड देख लें आप कि ये कहाँ के लोग थे, ये जेलों का माल था, हुक्मरानी करते नज़र आ रहे हैं आपको। और जितने ये ऐवानों में बैठे हैं मोस्टली, चलो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, खूब अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन चूँकि ये आपका निज़ाम जो है ना, आपका निज़ाम प्रमोट करता है ऐसे लोगों को, इनको आगे लाता है। आप एक एक इनके जो लीडर हैं, इनके बयानात उठा के देख लें। आप आसफ जरदारी से ले लें कि जब मेमो गेट होता है तो क्या जाके वहाँ दरख्वास्तें करते हैं अपनी मसल्ह अफवाज के लिए। फिर यहाँ क्या तकरीरें की कि मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। किनको कहा? जर्नैलों को। फिर जर्नैलों को क्या कहा कि आप 3 साल के लिए आते हैं, हम हमेशा के लिए सदा रहने वाले हैं। ये उसने कहा। नवाज शरीफ के बयान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इनके मतलब देख लें, पीछे आप देख लें इनकी थोड़ी हिस्ट्री कि अदलिया के ऊपर अटैक करवाया, हमला करवाया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यही थे। पर उन्हीं के MNA थे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे सिटिंग जजेस के लिए कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए बुत किनको कहते थे? वो ख्वाजा साद रफ़ीक किनको कहता था कि हम लोहे के चने हैं, अगर किसी ने चबाने की कोशिश की तो उसके दांत टूट जाएंगे। ये जो कौमी असम्बली का स्पीकर था, वो क्या 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 कहा था उसने जब ये इसको अभिनंदन को छोड़ा, तो उसने किसको कहा था कि माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी? क्या भूल गई दुनिया? परवेज रशीद क्या कहता था कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें जर्नैल और संवारे आकर नवाज शरीफ? क्या भूल गए लोग? मेरा ख्याल है कि एक एक का बयान आप देख लें। फजल और रहमान की तरफ देखें, जब पाकिस्तान बनना है तो इसके वालिद साहब पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे। उसने यहाँ तक कहा कि मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा। अभी भी हाल ही में आपने देखा कि उसने 23 मार्च के ऊपर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। फिर नैब के मतलब, फिर उसने इससे पहले क्या कहा जब ये जल्द से रैलियां हो रही थी, उसने कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी धरना देंगे। GHQ का नाम लेकर उसने कहा। मुझे बताएं मरियम ने क्या कहा? फिर वो जो जवेद लतीफ़ा, उसने क्या कहा कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। एक एक बयान इन लोगों का उठाकर देख लें तो, लेकिन वो कहाँ बैठे हैं? वो तख्तों के ऊपर बैठे हैं, हुक्मरानी ये करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह इनके हवारी जो मुझे बताएं मकसूद चपड़ासी, उसके अकाउंट से बोले मुझे बताएं कि साहब मांगा जा रहा है, वो साहब नहीं दे पा रहा और तैयार हुआ बड़ा कि मुझे वजारत उज़्मा मिल जाए। मुझे बताएं ये चूहे खाने वाले, जो गंदम खाने वाले चूहे हैं, उनका हाल आप देख लें कि वो क्या है कि ये मुल्क की एक तारीख है कि जब अदारे नाअहल हो जाए, नकारा हो जाए, अपाहज हो जाए, जो बंदा इनको थ्रेट देता है उसके आगे फिर लेट भी जाते हैं। फिर आगे जनाब उनको बुलाता भी कोई नहीं। नैब ने मरियम को बुलाया लाहौर, जब पथराव किया तो उसके बाद हिम्मत नहीं हुई नैब को कि उसको नोटिस करे। हालांकि मुजरमा है, एक मुजरिम जमानत के ऊपर है, वो जो मफरूर आजम बाहर पूरे मुल्क का लूट के लेके मनी ट्रेल किसी के पास नहीं है। मुझे बताएं फजल रहमान ने कहा अगर मुझे नैब ने बुलाया तो मैं लाखों अफराद लेकर जाऊंगा। नैब में हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत तो मुझे बताया कि ये जो ज़मीर फरोश तो ये तो डिग्री लो है ना, मैं तो बड़ी डिग्रियों की बात कर रहा हूँ। ये ज़मीर फरोशी तो मुझे बताया को आज की बात है, ये छांगा मांगा से शुरू किया उन्होंने।
कैसे जो है वो जोड़ तोड़ के मुझे बताएं कि ये तो रिश्वत देना, ये मारदार, जो अगर कोई बंदा इनके आगे बोले तो मुझे भाई 14 ये बंदों का मर्डर जो सामने मॉडल टाउन कराया इन्होंने, 100 बंदे को गोली मारी, मुझे ढकी चुक भी बात है। ये एक माफिया है, माफिया में अंदर आपको ज़मीर फरोश मिलेंगे, बाज़मीर लोग कहाँ से आए। लेकिन बदबख्ती इस्लाम की का जितना बड़ा ज़मीर फरोश होता है उतना बड़ा बाज़मीर उसको कहते हैं। जनाब बहुत अच्छा लीडर है, बड़े इसने सासे बनाए हैं, इसका घर देखें जी वो इतने बरब्बू के ऊपर कायम है, इसके नौकर देखें, इसके फैक्ट्री, ये नहीं पता बेड़ा गर्क किया मलक का लूट लूट के इन्होंने सत्यानाश किया। तो ये ज़मीर फरोश तो लो डिग्री है, इससे अपर डिग्रियों की मैं बातें कर रहा हूँ कि गद्दारी के कलमात। मुझे बताएं कौन कौन सा लफ्ज़ उन्होंने बोला। डॉन लीग्स को आप देख ले, यानी कि कलभूषण यादव यहां दहशत गर्दी करवाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। एक लफ्ज नून लीग के जो लीडर हैं ये मफरूर और जो शहबाज, वो इनके मुंह से आज तक निकला है। इंडिया ने कितने मुसलमानों का कत्ले आम किया, नरेंद्र मोदी ने उसको अपने घरों में बुलाते हैं, इनकी फैक्ट्रियों से अरा के जट निकले, वो सारी दुनिया मीडिया में बोलती है। तो क्या हुआ कि वार्ड देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, सहूलतें देते हैं। जनाब आप जेलों में जाए तो वहाँ एयर कंडीशन है, वहाँ इनके लिए हीटर है, वहाँ प्रोटोकॉल है, घरों से खाने। तो बदबख्ती तो सब आम की कि वहाँ अगर गरीब आदमी कहीं को पकड़ा जाए तो मेरे ख्याल उसकी जमानत ही 6 महीने नहीं होती। तो ये ज़मीर फरोश हूँ, ये ज़मीर फरोशी ऐसे ही है, इनको नवाजेंगे। जनाब आप हमारे पास आ जाए, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको ओहदा भी मिलेगा, आपको वजारत भी मिलेगी, लेकिन होना इनका कुछ नहीं। वो आज ही देखे ना, आज पहला दिन था, इन्होंने शो ऑफ पावर जो है दिखाना था अपोजिशन ने, 159 मेंबर थे, वो जमात इस्लामी का भी जो है मेंबर वो भी अपोजिशन में, वो भी था, नहीं था इनके साथ। और दूसरा कोई इत्तेहादी हुकूमत का कोई एक बंदा, कोई मुनहरफ कोई नहीं। मेरा ख्याल है कि अभी मुनहरफ दोबारा वो समझ लग गई है उनको कि अभी हमारा जो है ना घरों में रहना, हल्के में रहना, वो वोट लेके आए हैं बल्लों के ऊपर। अभी दूसरी तरफ जाएंगे तो लोग जब छतरवल करेंगे, जो जिन जिन अल्फाजों से इनको पुकारा जाएगा, कोई ज़मीर फरोश कहेगा, कोई पता नहीं किस किस नाम से इनको कहेंगे। तो मेरा ख्याल ये लोटा प्रोक्रेसी तो पुराने दौर की बात है। लेकिन लोटा, वो अगले दिन मैं सुन रहा था कि लोटा क्या है, उन्होंने बोला लोटा एक टूटी वाला बहुत अच्छा बर्तन है, वो जो है ना मौजूद वक़्त के ऊपर ज़रूरत के वक़्त वो कि हाँ ये तंजा खाने में काम आता है, लैट्रीन में काम आता है, और मुश्किल वक्त में आजकल जो है ना वो असेंबली में भी काम आ रहा है। तो ये तो इनकी औकात, इनकी औकात का सही। बिल्कुल मुदस्सिर हुसैन, सर बताइए क्या पाकिस्तानी इदारे हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ना। पहले तो मांडला साहब ने जो बातें की, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि वो एक तरफा उन्होंने मौक़िफ़ तो पेश कर दिया। यकीनी तो कुछ आपकी तरफ भी छोड़ते हैं ना, आप भी कुछ कर दे। बिल्कुल कंप्लीट कर रहा हूँ, इनका साथ देते हुए, मेरे सीनियर हैं उनका साथ देते हुए एक तरफ हो गया। अब जहाँ तक इन्होंने बात की कि सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की अपोजिशन ने, तो शायद थोड़ा तारीख में पीछे चले जाएँ तो इमरान खान साहब जब भारत गए थे तो उन्होंने कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की थी। अच्छा, और कुछ ना चले, अभी 15-20 दिन पहले पीछे चले जाएं जहाँ पे इमरान खान साहब ने तकरीर की कि एक इस्तीफ़ा नहीं होगा, अगर होगा तो दूसरा इस्तीफ़ा होगा, वो इशारा किसकी तरफ था। सही। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जब इमरान खान साहब, जब हमारे पे बहुत मुश्किल वक्त था, अमेरिका का जो अफगानिस्तान में हमारे फोर्सेस पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी, और इसके अलावा हमारी फोर्सेस के वाले जो थी बताओ कि क्या दी थी, बताया खोल के वहां को पता चले। मुदाखलत रही, फौज मुदाखलत करती है, ये स्टेटमेंट दी थी, नंबर 1। नंबर 2, मांडला साहब ने कहा कि भाई इन्होंने जवाब देना है करप्शन की, ये की, तो शायद मांडला साहब ये भी बता दें कि भी फॉरेन फंडिंग में जो अकाउंट्स डिस्क्लोज हुए, स्टेट बैंक को रोका गया, उसका जवाब कौन देगा, क्या खान साहब देंगे कि नहीं देंगे, यकीनी तौर पे उसका भी देना चाहिए। तो ये अब कंप्लीट हो गया। एक तरफ मांडला साहब ने जो तफसील बताई एक पार्टी की अपोजिशन की, मैंने थोड़ी सी हुकूमती जो पार्टी की उसकी थोड़ी तफसील बता दी। अब हॉर्स ट्रेडिंग को रोका कैसे जाए, तो जैसे मांडला साहब ने कहा कि ये छांगा मांगा, पर इसको हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जुनेजो ग्रुप 85 में चले जाए तो तारीख बताती है, तो ये शायद उस वक्त से लेके इसकी बुनियाद पड़ी जब जुनेजो ग्रुप साहब थे, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब, फिर सेटल डाउन हुआ, फिर उसके बाद वो टूटी, फिर पीपल्स पार्टी बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर उनमें कुछ पार्टी में गए, फिर 90, फिर उसके बाद 97, ये सिलसिला फिर चलता आया, एक रिवाज पड़ गया। आर्टिकल जो 63 है बेसिकली
اس پہ اگر چاہتے یہ پارلیمنٹیرین چاہتے، قانون سازی تو پارلیمنٹیرین نے کرنی ہے، نہ انم نے کرنی ہے، نہ مانڈل لال نے کرنی ہے، نہ میں نے کرنی ہے. پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے والے وہ ہیں. 18ویں ترمیم پہ قانون سازی کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آرمی ایکٹ پہ قانون سازی کر سکتے ہیں تو within 10 منٹس قانون سازی ہو سکتی ہے. تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پریکٹس آج کی نہیں ہے، تاریخ میں کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، تو کیا اس پہ وہ قانون سازی نہیں کر سکتے؟ آج کیوں خیال آیا؟ آج عمران خان صاحب جب یہ جو چیئرمین سینٹ کی عدم اعتماد کی تحریک تھی، اس میں جب اپوزیشن کے کچھ 10 سینیٹرز نے سپورٹ کیا، اس کے علاوہ جو سینٹ الیکشن تھا اس میں کچھ اپوزیشنز کے ارکان نے سپورٹ کیا، یہاں تک 5 جو سینٹ کی سیٹیں تھیں اس پہ تو مشاورت کے ساتھ پی ٹی آئی نون لیگ انہوں نے سینٹ کی سیٹیں پہ ایڈجسٹمنٹ کر لی، الیکشن ہی تک نہیں ہوا پنجاب میں. تو وہ بھی تو ایک اتحاد اسٹریٹنگ ہے نا، اس میں بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کیا بھائی الیکشن کراؤ، کوئی تیسرا بندہ کھڑا ہو، یہ بنیاد چل چکی ہے اور پتہ سب کو ہے وقت کے مطابق. اب یہیں پہ پاسا پلٹ جائے، یہیں پہ ہی اگر نون لیگ کے ایم این ایز نے حصہ نہ لے عدم اعتماد کی تحریک میں تو پھر اس کا کون جواب دے گا؟ پھر تو خان صاحب کہیں گے بھئی یہ ان کی اپنی رائے ہے، پی ٹی آئی والے کہیں گے یہ ان کا حق ہے. تو پھر یہ اصل میں دونوں پارٹیوں کا قصور ہے. قانون سازی کر سکتے ہیں، سخت سے سخت قانون سازی ہو سکتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں ادارے تب کریں گے جب قانون سازی بنی ہوگی. ادارے ویسے تو نہیں پکڑیں گے. ادارے قانون میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ووٹ پارٹی سے انحراف کر کے ڈالتے ہیں اور پارٹی کا چیئرمین آپ کا الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجتا ہے تو 30 دن میں فیصلہ ہوتا ہے. پہلی بات، اب ووٹ تو ڈلا نہیں، ووٹ ڈلے گا تو قانون کے مطابق وہ انحراف کاؤنٹ ہوگا اور پھر ریفرنس جائے گا، اور ہو سکتا ہے 30 دن میں اسپیکر رہے یا نہ رہے وہ الگ بات ہے. پھر اسپیکر ہوگا تو ریفرنس بھیجے گا. تو اس کی قانون سازی خود کرنی ہے. ہارڈ اسٹریٹنگ تب رکے گی جب ادارے کیا پالیٹیشین خود چاہیں گے. مانا صاحب بتائیے گا، تحریک کے جو عدم اعتماد ہے کب تک آنے کا امکان ہے اور ووٹنگ جو ہے کب تک ہونے کا امکان ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے عدم کہ جو طریقے عدم اعتماد ہے، میرا خیال ہے ابھی 28 تاریخ تک جو ہے نا اجلاس ملتوی کر دیا. 28 تاریخ کو دوبارہ اجلاس ہوگا. حکومت کی کوشش ہے کہ جتنا ٹائم کھینچ لے اس میں ڈیلے پیدا کرے تاکہ جو منحرف اور اتحادی ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ سانسیں بھول جائیں اور جو ہے نا فیصلہ اس لیے تو کر نہیں پا رہے نا اتحادی. ہم اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ ریزائن کریں، منسٹریاں چھوڑیں، اسپیکر شپیں چھوڑیں، لیکن کون چھوڑتا ہے؟ آخری لمحے تک یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ جہاں کدھر جانا ہم نے. تو میرا حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جتنا اس کو ڈیلے کیا جائے. اور ابھی جہاں پہ یہ ٹیبل ہو جائے گی، ابھی تو یہ پڑی ہوئی ہے ادھر اسمبلی میں، سیکریٹریٹ میں. جب پوٹ آف ہو جائے گی، ٹیبل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 3 یا 7 دن ان کے پاس ہوتے ہیں حکومت کے پاس کہ اس کے اندر انہوں نے ووٹنگ کروانی ہے. وہ ووٹنگ کروا کے پھر اور 3 سے 7 دن کا آپ حساب لگا رہے ہیں کہ اگر 28 تاریخ کو، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت اچھا کارڈ ابھی جو آج کھیلا گیا ہے جس کے متعلق شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے اوپر بتایا ہے کہ ہم 28 تاریخ کو جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے اس کا بل جو ہے وہ ٹیبل کرنے جا رہے ہیں. اور جو پارٹیاں اس چیز کا ایوارڈ لینا چاہتی ہیں یا نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں، جیسے وہ گلانی کا انہوں نے ریفرنس دیا یوسف رضا کا، اس نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ان کو صوبہ چاہیے. تو میرا خیال ہے بھی نون لیگ کا بھی امتحان ہے، پیپل پارٹی کا بھی امتحان ہے، اور جنوبی پنجاب والے لوگ بھی دیکھیں گے کہ کون لوگ مخلص ہے، کون لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، کون نہیں کرنا چاہتے. اسی نعرے کے اوپر نون لیگ نے بھی جو ہے نا کئی ادوار گزار دیے، پیپل پارٹی نے بھی اسی نعرے کے اوپر جو ہے نا جنوبی پنجاب کو بیوقوف بنایا. تو میرا خیال ہے جب بہت اچھا کارڈ کھیلا ہے کہ کھل کے چہرے جو ہے ان کے سامنے آ جائیں گے. ابھی ٹائم ہے کہ جو ہی ٹیبل ہوتا ہے تمام پارٹیاں یکجا ہو کر، متفق ہو کر اس کو ووٹ کریں اور جنوبی پنجاب جو صوبہ ہے جنوبی پنجاب وہ جو ہے بننے کے مراحل کی طرف بڑھے اور وہ ان لوگوں کو جو ہے نا ان کا جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو، وہاں روزگار ملے، نوکریاں ملے. جو ان کے مسائل جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ وہاں لاہور دھکے کھائیں اتنے دور سے چل کے آ کر، وہ ان کو ان کی دہلیزوں کے اوپر جو ہے نا انصاف ملنا کیا ہے. انصاف جو لاہور میں رہتے ہیں کہ ان کو مل رہا ہے، جو اسلام آباد پنڈی ان کو ملتا ہے یا
कराची कोयटा या पेशावर को मिलता है वो तो एक ही हाल है, लेकिन ये है कि नौकरियाँ छोकरियाँ कोई डेवलपमेंट वगैरह वो अपना सूबा होगा, वो 18th अमेंडमेंट के बाद खुद मुख्तियार होगा और ताकि वो अपने काम अपने मसाइल जो है वो खुद हल करे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना PTI हुकूमत ने ये बहुत अच्छा कार्ड खेला है। इसके ऊपर जो है ना वो आइंदा इलेक्शन की भी लाइन तय हो जाएगी कि कौन लोग जो है ना वो जनूबी पंजाब में वोट लेने में कामयाब होंगे। मुदस्सिर हुसैन सर, आप बताइए इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मांडला साहब ने कहा कि ये उन्होंने अच्छा कार्ड खेला है, तो यहाँ पे अवाम थोड़ी सी सियाणी हो गई है ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये कार्ड शार्ड जो भी खेलने थे, अगर अवाम के हक़ में उन्होंने बात करनी थी तो आज से 3 साल पहले जब शुरू हुए थे 100 दिन का प्लान था और जनूबी सूबा पंजाब के हवाले से, जनूबी सूबे के हवाले से उन्होंने बात की थी, तो उस वक्त ही शायद कोई पेशरफ्त कर देते, सेक्टर तक की महदूद ना रखते। तो अवाम समझ चुकी है कि अभी अपनी जान अजाब में से निकालने के लिए हर तरह के फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 1 महीना पहले ही एक बात की जाए तो पेट्रोल 10 रुपये कम हो गया, क्या अवाम को 2 रुपये का रिलीफ दिया नहीं जा सकता था? मुमकिन था, लेकिन उस वक्त उनको किसी की गोद में, अगर मैं गलत लफ्ज़ बोलता हूँ मैं माजरत चाहता हूँ, किसी की गोद में शायद बैठना ज़्यादा तरजीह देते थे कि शायद हम इसमें बैठे हुए, हमें लोरी मिल रही है, हमें लाड मिल रहा है, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, अब्बा जी साथ है। तो ये वाला फार्मूला ना इस्तेमाल करते तो उस वक्त शायद ये आज हालात ये ना होते। यही अवामी फ़ैसले, अवाम दोस्त फ़ैसले उस वक्त करते तो शायद हालात और मुख्तलिफ होते। और यहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आने वाले वक्त के लिए खान साहब अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उनको अंदाज़ा हो गया कि हर चीज़ किसी के सपोर्ट से नहीं कंटिन्यू की जा सकती, वो आर्जी होती है। अगर मुस्तकिल तौर पे आपने अवाम में घुल मिल के रहना है तो ये चीज़ खान साहब के दिल भी मान रहा होगा, दिमाग भी मान रहा होगा कि मुझे अवामी सतह पे इनिशिएटिव लेने चाहिए थे बजाय कि किसी की डिक्टेशन पे चलना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद डिक्टेशन लेते भी हो या ना भी लेते हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी और जगह से लेते हो सकता है अपने ही वज़रा से लेते हो, पर अब उनको समझ आ गई है कि मैं खुद अपने ज़ाती जो फ़ैसले जो अवाम से मैंने फ़ैसले किए थे, क्योंकि नाम तो इमरान खान का ख़राब हो रहा है ना, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो फवाद चौधरी का नहीं हो रहा, असद उमर का नहीं हो रहा, इसके अलावा जो वज़रा है उनका नहीं हो रहा, वो तो शायद आगे पीछे निकल जाएंगे जब हुकूमत आएगी। नाम इमरान खान का ख़राब हो रहा है, जो उन्होंने वादे किए थे वो इनिशिएटिव अगर खुद उठाते तो यकीनी तौर पे आज हालात और ज़्यादा बेहतर होते। और ये जनूबी सूबे के हवाले से तरीके, पेट्रोल कम करना, अभी और भी चाहे वो हर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बेवक्ता है, ये वक्त पे नहीं है। अवाम इन चीज़ों को समझती है, शायद आज से 2 दहाइयाँ पहले इस तरह की टैक्टिक्स चल जाती थी, अवाम में हमदर्दी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता था, पर अब नहीं होता। सही। मुदस्सिर सर बताइए कि सर के इत्तेहादियों के ऐलानात आपको क्या लगता है कब तक हो रहे हैं और हुकूमत के मुखालिफ होंगे या उनके हक में होंगे? ये जो मांडला साहब ने बात की बड़ी दिलचस्प और अच्छी बात की, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बड़ी परफेक्ट बात की। तो इत्तेहादी जहाँ तक मेरा ख्याल है वो एंड टाइम तक उन्होंने डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि असल जो डिसीजन है वो लेना है ये उनका जो उनके जहन में जो चीज़ चल रही है कि सूरत हाल वाज़ी हो, क्योंकि जो इनराफ़ करने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं उन पे अभी भी मामलात बिल्कुल मशकूक हैं। क्योंकि आपको याद हो कि जब सेनेट इलेक्शन था तो फ़हीम खान PTI के MNA और एक और MNA था जो जमीलुर रहमान जो PTI का MNA था कराची का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों के पास गए, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के पास गए कि जो लेन देन का मामला था, उन्होंने उनकी वीडियो भर दी, वो खान साहब को दे दी, वो मीडिया पे आ गई, एक्सपोज कर दिया। तो इसलिए अभी तक अपोजिशन का कोई एतमाद इतना अच्छा नहीं है इनके ऊपर, वो सिर्फ चल रहे हैं फिलहाल। असल जो अपोजिशन का टारगेट है वो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी देख रहे हैं सूरत हाल को। वो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इत्तेहादी आखिरी दिन जो 24 घंटे पहले, क्योंकि 7 दिन होते हैं, जुमे से पहले जो आने वाला जुमा है उस तक फैसला हो जाएगा। काउंटिंग जो वोटिंग होती है इसके हवाले से अदम एतमाद की बिल पे वो हो जाएगी, लेकिन वो 24 घंटे पहले शायद कोई फैसला करे, इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कोई फैसला कर सकेंगे। मांडला साहब आपको क्या लगता है कि इत्तेहादियों का वोट किसके हक में होगा? देखिए बात यह है कि इत्तेहादी जो है ना वो तो जाहिर है डील तो दोनों तरफ कर रहे हैं, वो सही ज़ाहिर है यहाँ जो बिज़नेस है ना तो बिज़नेस में नफ़ा देखा जाता है कि उनको प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा है। सही। तो अभी चूँकि प्रॉफिट तो पहले भी अभी MQM के पास भी 2 मिनिस्ट्री हैं, IT की मिनिस्ट्री भी उनके पास है, लॉ की मिनिस्ट्री भी उनके पास है। अगर आप काफली को देखते हैं तो इनके पास भी 2 मिनिस्ट्री हैं वफाक में, अब मोनस लाई के पास मिनिस्ट्री है। और अभी वैसे ज़राए भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ लाई को वज़ारत आला देने से भी इनकार किया है ज़राए। तो बात यह है कि वो देखेंगे कि जनाब हमें कहाँ से ज़्यादा माल मता मिलता है। सही। ये करप्शन और बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग का तो नाम है। सही। और क्या अवाम के लिए करेंगे?
ये अपनी जातों के लिए इनको फंड कैसे मिलेंगे, फिर उससे माल गजब जो है ना वो कैसे करना है, हमने माल कैसे हड़प करना है इन्होंने। तो मेरा ख्याल है वो अभी दोनों तरफ जो है ना वो शाम को एक तरफ मीटिंग करते हैं, सुबह दूसरी तरफ करते हैं। जहाँ शाम को करते हैं तो वो कहते हैं हमारे मामला तय होने के करीब है, जब हुकूमत के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ है। इसका मकसद यह है वो किसी के साथ नहीं है, वो वक्त के साथ है, और वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि एक अखबार सुबह 10 रुपये का बिकता है तो शाम को वही 10 रुपये किलो बिक रहा होता है। तो ये टाइम को जो है ना वो मिस नहीं करना चाहते कि पता नहीं कि ये क्या नताइज इसके निकले, और नताइज सारी दुनिया को सामने हैं कि हर बंदा कोई बेवकूफ़ नहीं। जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, यूरोपीय यूनियन के सफरा को अपने जलसों में ललकारा और कहा कि क्या हम गुलाम हैं, तो उसके बाद जो मुतहर्रक हुई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ के रहने वाले भी जो हमारे इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, क्या वो फजल रहमान को बयान दे रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं? क्या वो मफरूर चोर डाकू को नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल है? जो मकसूद चपड़ासी वाले को कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल है? या जरदारी जो गद्दम चूहे खा जाते हैं सिंध में, क्या उनको कह रहे हैं? वो भी कहीं और बता रहे होते हैं, सारी दुनिया समझती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी जो नई ब्लॉकिंग हो रही है, अभी दुनिया गुलामी से छुटकारा पा रही है, वहाँ से अमेरिका से यूरोपीय यूनियन से कोई किसी के पीछे नहीं आ रहा। यूक्रेन का हाल जो सारी दुनिया के सामने यूरोपीय यूनियन ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, वो देख रहे हैं वो किसी के दोस्त नहीं है। पाकिस्तान के तो शुरू से वो दुश्मन रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में खड़े होकर कहा हमने मुक्तिबानी बनाई, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। कोई सैंक्शन लगाए किसी मुल्क ने, किसी अदारे ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने किसी की ज़बान खुली? दहशत गर्दी जहाँ वो करवाता है, हमारा कोई दोस्त नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज़ाद पॉलिसी छुटकारा नौद की गुलामी से निकलने जा रहे हैं, और ये कुछ लोग जो उन्हीं के तलवे चाटने के लिए आज भी तैयार है, वहाँ से इनको पावर लेने को तैयार है, वहाँ जो है इनके टेलीफोन काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि अभी जैसे जो 27 तारीख को ये जलसा करे, जितने भी प्रूफ हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के और अंदरूनी लेन देन के, जो आपके पास ऑडियो वीडियो हैं, वो हमें पाकिस्तान को बताएं, ताकि पता चले कि पाकिस्तान को गुलाम कौन रखना चाहता है और पाकिस्तान को आज़ादी की तरफ कौन ले जाना चाहता है। आपके सवाल से पहले एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अगर एतहादियों में से ऐलान आया भी ना, तो सबसे पहले MQ की जानिब से ऐलान आएगा, क्योंकि काफ लीग का पहला मुतालबा है कि एतहादियों में सबसे पहले MQ में ऐलान करें। सही माना साहब बताइएगा कि हुकूमत और अपोजिशन के एहतजाजी रैलियाँ जलसे इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तसादुम की सूरत हाल तो नहीं हो जाएगी? देखिए बात यह है कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो तो यही चाहती हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा हो, झगड़े हों, तसादम हों, ये रुख तो वही उसी तरफ जा रहा है। कि देखो ना अभी सबको पता है कि इन्होंने 23 मार्च का रखा था, 24-25 का भी नून लीग ने 28 की डेट दे दी, 27 के बाद क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं तो टकराव जो है ना वो रैलियों का, जलसों का, गरीब आवाम का जो है टकराव ये ज़रूर कराएंगे, क्योंकि इनके अपने तो बच्चे सबके बाहर हैं, इमरान के भी अपने बेटे बाहर हैं, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर हैं, और सारे मुझे बताए थे ये गरीबों के बच्चे सड़कों के ऊपर नाचेंगे, वो नारे भी लगाएंगे, झगड़े भी करेंगे, तो फिर लाशों के ऊपर जो है ना वो सियासत करेंगे सारे लोग। तो मैं ख्याल है कि अवाम पाकिस्तान वो भी समझदारी से जो है ना वो काम ले, एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। ये एक है सारे, बे आप इनको देख लें कि एक भाई अगर असद उमर PTI में है तो दूसरा ज़ुबैर उमर आपको नून लीग में मिलेगा, उन्हीं के रिश्तेदार पीपल पार्टी में मिलेंगे, उन्हीं के रिश्तेदार आपको मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे, उन्हीं के रिश्तेदार आपको जुडिशरी में मिलेंगे। ये सारा एक करप्शन क्लब है। आप इस क्लब की खातर अपनी जो रिश्तेदारियां हैं, अपनी मोहब्बतें हैं, उनमें कमी ना करे और इनकी खातर कभी लठ ना उठाना। पाकिस्तान सारा समझता है, आप अपना अपना जो है ना वो जिस पार्टी के साथ आपकी है, जब भी तो मेरा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कि आप हक के साथ खड़े हों। क्या पूरी दुनिया को, अवाम पाकिस्तान को पता नहीं चोर कौन है, डाकू कौन है, मनी लॉन्डर कौन है, सानिया मॉडल टाउन के कातिल कौन है? कराची में रोज की बुनियाद के ऊपर 10, 20, 50, 60 बाज़ औक़ात 100 बंदा एक दिन में मर्डर होता था। सबको पता है कि उनके पीछे किन लोगों के हाथ थे। मुझे बताएं सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री जल जाती है, 252 बंदे
एक ही फैक्ट्री में जला दिए जाते हैं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के साथ खड़ी हो कि जो अच्छे हैं अच्छाई और बुराई की तमीज करे, पता करे कि आपके मुल्क को गिरवी किन्होंने रखा है, आपके मुल्क को इस नहज तक किसने पहुंचाया है, आपके मुल्क को गुलाम किसने बनाया है, और इनकी औलादें याशी कर रही हैं। और गरीब आदमी बेचारा नारे लगाएगा जी ये भुट्टो आज तक भी जिंदा, लेकिन खुद खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, इलाज के लिए दवाई नहीं है। तो मेरा हवा में पाकिस्तान को खुद भी सोचना। जी जी, मुदस्सिर साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो होने वाले हैं जो दोनों अपोजिशन और हुकूमत के जो जलसे इधर होंगे जी, तो क्योंकि तारीखों में थोड़ा सा घंटों का भी फ़र्क आ रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं, और जगहों का भी फ़र्क है। सही। तो होना तो नहीं चाहिए तसादम, लेकिन रीज़न कुछ भी बन सकता है, रीज़न बनाने वाले बना भी सकते हैं। लेकिन अभी तक जो अदारे चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उसके बाद हमने देखा डी चौक से उन्होंने ये सारे जो ऐलानात थे जलसे के हवाले से वो ख़त्म कर दिए और इंतज़ामात भी ख़त्म कर दिए। फिर दोबारा इंतज़ामिया को एप्लीकेशंस दी, उनकी जगह का दोबारा तायन हुआ। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र अब तो सूरत हाल ये लग रही है कि कुछ तसादम की सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन जो मांडला साहब ने कहा कि हमारी जो आवाम है ना वो बेचारी इस हवाले से बड़ी सेंसिटिव है, वो एफिलेशंस इतनी टची कर देती है कि वो हर हद तक जाके पहुँच जाती है। तो आवाम को यकीनी तौर पर सोचना चाहिए कि ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर नहीं है, ये साल 1948 नहीं है, ये साल 2022 है। सियासतदान हर अपने मफादात की खातर हर लम्हे हर जगह तक पहुंच रहे हैं, तो लिहाजा उस चीज़ों को मलूज़े खातर ना रखें। अपनी एफिलेशंस हैं, टची हैं। अगर मांडला साहब पीटीआई के साथ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीपी के साथ है तो ये आपके साथ लड़ पड़े। आपकी अपनी एफिलेशन है, ज़ुबानी कलामी जो बात हो रही है, मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुँचाए, आपस को अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है, नारेबाजी होती है। हमने देखा तरक्की याफ्ता ममालिक हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पे अपोजिशन जो मुखालिफ एक दूसरी पार्टीज़ के वर्कर एहतजाज करते हुए बड़े महज़ब तरीके से बात कर रहे थे, जस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। तो हमें थोड़ा महज़ब होना पड़ेगा और इन सियासी पार्टियों के इंतशार वाले अल्फाजों से ज़रा दूर होना पड़ेगा। सही। माना साहब तरीका OIC कॉन्फ्रेंस हुई है तो कामयाब हुई या नाकाम, आपको क्या लगता है? देखिए बात यह है कि जो OIC की हमारी कॉन्फ्रेंस है ना जी, ये सिम्बॉलिकली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सही। और दूसरे प्रैक्टिकली तो इसने कुछ नहीं किया। OIC जब से बनी है ना तो मुझे एक कोई रोल इनका प्रैक्टिकली दिखा दे कि ये इसके बनने का मकसद क्या था। ये बनी कब थी? 1969 में बनी है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा उसके मबैन ये बनी है। तो जो मुल्क थे मोस्टली उन्होंने तो इसराइल को कबूल कर लिया, तो वो नज़रिया तो ख़त्म हो गया। जो बुनियादी जुज़ थी वो इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दी। वही सऊदी अरेबिया, वही अबू धाबी, ये सारे ममालिक आप देखें कि वो उसको तस्लीम करने के दर के ऊपर है, अभी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन चूँकि अभी दुनिया की डिवीज़न जो है वो होने जा रही है, नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं जिस तरीके से जो बाइडन ने कॉल की, तो अगर MBS जो है वो उसका फ़ोन नहीं उठाता है, UI का शेख उसका फ़ोन नहीं उठाता है, तो इसका मकसद है कि इनमें भी कोई हिम्मत और जो जुर्रत जो है ना उसका आंसर सामने आ गया। तो उसके पेश नज़र मैं कहता हूँ कि अभी भी ये इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होना बहुत अच्छी बात है, इत्तफाक बहुत अच्छी बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है कि अल कुफर मिल्लतुन वाहिद, कि तमाम कफ़ार एक कौम है और मुसलमान जो है ना ये एक जसद की मानंद हैं, कमा सालिल जसद, यानी कि एक जिस्म की मानंद है कि जिस्म का अगर एक हिस्सा जो है ना वो तकलीफ में होता है तो पूरा जिस्म जो है ना वो अपने आप को दर्द फील करता है, दर्द में महसूस करता है। तो मेरा ख्याल है कि इनका इकट्ठा होना बहुत अच्छा है ना। इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं अगर अपने कुछ इरादे को, अपनी लाइन्स, कोई अपनी SOP कोई दस्तूर बना लें कि अगर कोई मुल्क जैसे जो नेटो बना हुआ है, यूरोपीय यूनियन बनी होती है कि किसी एक यूरोपियन कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक करता है, कोई नुकसान बन जाता है तो पूरा यूरोप जो है ना अपने के ऊपर जो है ना वो उसका अटैक तस्वर करता है। इस तरीके से इनको भी चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम ममालिक के साथ ज़्यादती करें पूरी दुनिया में तो उसके साथ मुआशी और सफारती और इकनॉमिकली जितने भी आप कर सकते हैं स्टेप सख्त जो है वो पैगाम दें। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि मकबूजा कश्मीर 370 और 35 से जब रिमूव करता है भारत और उसका स्पेशल स्टेटस को जब ख़त्म करता है तो सऊदी अरेबिया ने उसको बुलाया, नरेंद्र मोदी को बुलाया, दुबई ने बुला के उसको सबसे बड़ा कौमी अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के सारा कुछ किया। अभी
जैसे सऊदी अरेबिया की करतूत आपके सामने है कि वो न्याय यूरोप बनाने जा रहा है, वो वहाँ पर्दे का आलम था, वो जो झंडा था उनका फ्लैग जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ था, पूरी दुनिया से अजीम फ्लैग था, मेरा ख्याल उस कलमे को भी जो है ना वहाँ फ्लैग से हटाने जा रहे हैं। तो अभी इनके नज़रियात जो बुनियादी नज़रिया आपका इस्लाम, जब वो उससे जो है ना हट जाएंगे तो फिर इस्लामी कॉन्फ्रेंस कौन सी, मुसलमान, ये नाम के मुसलमान। मुझे बताएं कि अगले दिन कितने शर्मनाक बात थी कि OIC की कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट के अंदर 11 बजे स्टार्ट होती है लाइव, 2:30 बजे तक रहती है, वहां 93 बजे वहां जो है ना नगमे गाए गए, वहाँ ताड़ियाँ तकरीरें हुई, लेकिन अगर नहीं हुई वहाँ तो जोहर की अजान नहीं हुई, जोहर की नमाज का वक्फा नहीं हुआ, तो ये दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि ये कैसे इस्लाम है, कौन सा इस्लाम है, किस नबी के मानने वाले हैं कि जिसके पास, इन लोगों के पास अजान का वक्त नहीं था, वक्फा नमाज नहीं था, तो जैसे ये अमल करेंगे वो कफार समझता है कि ये अमल से आ रही है। जब बंदा अमल से आ रही हो जाता है तो उसकी ताकत, उसकी जुर्रत खत्म हो जाती है। ये अभी बनावटी जो है बैठ जाते हैं, वो गुफ्तन शनीदन बर्खास्तन, ये इससे बढ़ के अभी कोई अमली तौर को ऊपर करेंगे तो फिर दुनिया जाके देखेगी कि भाई इनको कोई हिम्मत है, कोई इनको मैटर करता है। तो मैटर इन्होंने क्या करना है, जब आप एक अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह का जब बुलावा आ जाता है, अल्लाह अकबर की सदा, वक़्त के ऊपर नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है। और ये जितने भी इस्लामी ममालिक है इनके ऊपर जो है ना ये फ़र्ज़ है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर। कि ये चार तो मंशूर हैं कि हम जिसको भी इस सरज़मीन के ऊपर सल्तनत देंगे, हुक्मरानी देंगे, तो उसका पहला काम क्या है, अक़ामुस सलात, नमाज का जो निज़ाम है उसको कायम करना, ज़कात का निज़ाम कायम करना, और अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये चार ही तो बेसिक मंशूर है। तो जब पहली ही बात के ऊपर आप पीछे हट जाते हैं, यहाँ हमने देखा कोई नमाज की पाबंदी मदीना रियासत में, भाई बातों से पड़ेगी और भाई आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाओ कि अजान के टाइम वक्फा होगा, हर बंदा जो है मस्जिदों में जाए, नमाज पढ़े। जब नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के हाथ सर में सजूद होंगे तो अल्लाह की रहमतें भी बरसेंगी, अल्लाह करम भी फरमाएगा, अल्लाह मुसब्बिबिल अस्बाब है, आपके लिए असबाब भी पैदा करेगा। लेकिन आपने बातों से मदीना रियासत बनानी तो फिर नहीं बनेंगे। सही। तो सर सर इसी हवाले से मैं आपसे पूछती हूँ, आपको नहीं लगता कि ये जो इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी तो इसमें सबसे पहले जो अपना अकीदा है नमाज ज़ुहरैन, जिस तरह के सर ने बोला कि माला साहब ने कि नमाज ज़ुहरैन का वक्फा होना चाहिए था, तो ऐसा होना चाहिए था क्योंकि हम बाकी जो ममालिक हैं, बैरूनी साजिशें, उनको फिर क्या हम लोग सबक दे रहे थे कि हमने जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की है इस्लाम के नाम पर, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा भी होना चाहिए था ताकि उन्हें लगे कि हम अपने अकीदे पर कायम हैं। जी बिल्कुल, इस तरह का तो होना चाहिए था। ये तो कोई मिस्टेक हो सकती है यकीनी तौर पे, क्योंकि SOPs इस तरह की सख्त किस्म की बनाई गई थी कि शायद क्योंकि अजान का जो अजान जो पेश की जाती है, मस्जिद बनी हुई है जो असम्बली के अंदर, शायद उनको मना किया। अजान तो हुई होगी, यकीनी तौर पे हुई होगी, स्पीकर्स शायद ऑन ना किए हों, ये टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकता है यकीनी तौर पे। स्पेशली कोई अजान मौखर नहीं की होगी क्योंकि असम्बली नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और हाल उसकी बैक साइड पे, तो यकीनी तौर पर कभी जब सेशन ऑन वर्ड होता है तो ऑन जारी होता है तो उस वक्त अजान आती है जब सेशन होता है। OIC में कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए थे, शायद उसकी वजह से हो। और दूसरी बात, जहाँ तक OIC की बात, क्योंकि आपके प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है, अख्तामी लम्हात है, तो OIC कॉन्फ्रेंस एक सिंबॉलिक टाइप तो थी, यकीनी तौर पे इसके कोई फ़वाइद तो नहीं हुए, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ इसमें। वो ये फ़ायदा हुआ कि 23 मार्च को OIC ममालिक के बहुत सारे ऑफिशल्स, वज़रा ख़ारजा, मदोबीन, सब ने जो 23 मार्च को शिरकत की परेड में, ये हम एक तरह की इनको शट ऑफ कॉल भारत को मिली है एक तरह की, क्योंकि 26 जनवरी को जो भारत का कौमी दिन था उस वक्त भी एक भी गैर मुल्की उसमें एज ए मेहमान नहीं शिरकत हुआ। राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने मोदी पे इस पर बड़ी तनकीद की कि आप इतने तनहा रह गए हैं कि एक भी बैरून मुल्क का कोई भी ऑफिशियल आपकी कौमी दिन की शिरकत नहीं की। तो उसके जवाब में जो 23 मार्च को OIC ममालिक के जो मेहमान आए, उन्होंने जो हमारी परेड में शिरकत की, उनके वफूद ने शिरकत की, तो ये एक अच्छा पैगाम गया है और भारत को एक तरह की शट ऑफ कॉल गई है OIC ममालिक की तरफ से। तो माला साहब, आपको लगता है कि जो हमारा मिशन था, जो भी इसके एजेंडे थे OIC कॉन्फ्रेंस के, वो पूरे हुए, उन पे बात हुई है? देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरीके से हमने चाइना के वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया और उसने बड़ी
کھل کر جو ہے نا وہ کشمیر کے اوپر بات کی. جو ہمارا بھی جو OIC کا ایجنڈا تھا وہ یہی تھا, کشمیر تھا, فلسطین تھا, افغانستان تھا, یہ مین ایجنڈے تھے. اور دنیا میں پھر بڑی مزے کی جو بات ہوئی نا OIC میں یہ ہوئی کہ جیسے یوکرین اور رشیا کا آپس میں جو ہے نا وہ تنازع چل رہا ہے, وار ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, تو ہم نے یوکرین کے اوپر تو بات کی لیکن پوری OIC نے کنڈیم نہیں کیا رشیا کو. یہ بھی ایک میسج ہے کیونکہ وہ قصور تو امریکہ کا اپنا ہے. یہ جنگ لگوانے میں 90% جو کردار ہے وہ امریکہ کا ہے کہ جب وہ باز نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ دنیا کو مجبور کرے گا. جب مجبور, جیسے عراق میں اس نے حل کیا تھا کہ بھائی ان کے پاس پتہ نہیں کون سے نیوکلر ہیں, انسپیکٹر بھیجے, انسپیکٹروں کی رپورٹ میں بھی کچھ نہیں آیا لیکن اس نے اٹیک کیا. افغانستان میں نہکتا جو ہے نا لوگوں کے اوپر 20 سال جو اس نے برکس بنایا لوگوں کا. تو دنیا تو سمجھتی ہے کہ اس پنگوں میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ امریکہ کا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو یونٹی ہے اسی طریقے سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو یونائٹ رکھے, اکٹھا رکھے, متفق رکھے. آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں آپس میں, جیسے یمن ہے, سعودیہ ہے, ایران ہے, سعودیہ ہے, چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہے نا ان کو سالو کرے اور آپس میں کلمہ طیبہ کے بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ سارے کھڑے ہوں. جب کھڑے ہو جائیں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کا نظام جو ہے نا اس کو نافذ کریں. جب تک آپ نظام نافذ نہیں کریں گے باتوں سے بات نہیں بنے گی. پھر آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا, غلامی نکل جائے گی, آپ کی توکل اللہ کے اوپر بڑھ جائے گی. جب اللہ کے اوپر توکل بڑھ جائے گی تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ سے لرزہ جو ہے وہ کھائے گی, آپ سے گھبرائے گی. تو اگر با عمل نہیں آپ ہوئے اور دنیا کو میسج دیں گے جناب بیٹھے ہیں, جب اللہ ایک وحدہ لا شریک کا نام لیتے ہیں, جب وحدہ لا شریک کا بلاوا آئے تو آپ کا جسم حرکت بھی نہ کرے, آپ اٹھ کے وضو بنا کے نماز بھی ادا نہ کریں ٹائم پہ, تو پھر دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں. یہاں اللہ کو ایک سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانے. جب اللہ کی ماننا شروع کریں گے تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے چوری حرام ہے, آپ ملاوٹ حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, یہ جتنی بھی خائن کی باتیں ہیں وہ حرام ہے. پھر نہ ضمیر فروش رہے گا, نہ کوئی منی لانڈر رہے گا. پھر اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے. سب کو پتہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر ہے, کل زمین کے نیچے جا رہا ہے, وہاں ہم نے حساب دینا ہے. آخر میں آپ کیا کہیں گے سر؟ ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا, تمام ممالک کو مل کر اسٹینڈ لینا پڑے گا, چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, ہمارے پڑوس میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں, خاص طور پہ افغانستان کے معاملات, ان میں ہمیں ایک بلاک بنانا پڑے گا. بلاک بنانا اس وقت کی ضرورت ہے, چاہے ہمیں روس کے ساتھ ہو, چین کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ واضح ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.